जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठे, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी। वो मशालों की रोशनी में आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। 4 घोड़े दाएं और 4 बाएं तरफ से आ रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम न था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक हाथ से लगामे पकड़कर दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल सामने आ गए। दोनों तरफ की पार्टियां एक दूसरे में उलझ गई। सवार एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे, उनके मुकाबले देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी इम्प्रेस हो गए। उनको ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उन्होंने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर उस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों पर बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो उनके अंदर ईमानी जज्बा पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन सालार से सबकदोश नहीं होना चाहते थे, बल्कि उसको हक पर लाना चाहते थे। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आए थे कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। बहादुरी, शाहसवारी और तेगज़नी वगैरह में तो ये फौज जंगी मेयार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीज़ों, हंगामा करने वाले लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। एक तरफ फौज के बाकी लोगों के लिए खाना चुना गया था और उनसे ज़रा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतज़ाम थे। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहे थे और खामोश थे। उनके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहे हैं। अचानक कई और मशअलें रोशन हो गईं। ज़मीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारनिग का ऐसा मीठा और परसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। लड़कियां ऐसे नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं। उनके लिबास निहायत बारीक, जो शानों से टखनों तक थे। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आ रहे थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताज़ीम के लिए झुकी। उसके बाद 2 स्याहफाम देव हैकल हबशी एक बड़ा सा टोकरा उठाए, तेज तेज कदम चलते हुए आकर उसको लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कल्ली ऊपर को उठकर खुल गई और उसमें यूं लगता था जिसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़ुकुई है। इसको मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ। साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी परस्तार है। कह रही थी कि अमीर मिस्र मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं, एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते हैं शामिल हो जाती। नाजी ने निहायत पर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बुर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि ठीक है, उसे मेरे खैमे में भेज देना। इन लड़कियों को मशालों की रोशनी में देखकर यूं लग रहा था जिसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तीर रही हों। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता कि वो गुमसम बैठा क्या सोच रहा था।